देखिए, आज चैप्टर 4 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, ठीक। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, एमसीजी, जिसको डी ऑर्सोनोवल टाइप भी कहते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन से पहले जाने के लिए डायग्राम मैंने बनाए। पहले इसका हम प्रिंसिपल जान लेते हैं, जो आपने पढ़ा, यू आर फेमिलियर विद इट। क्या? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो जैसे जब हम कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें ट्विस्ट पैदा होता है, यानी टॉर्क पैदा होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक। ये है इसका प्रिंसिपल, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या है, देखिए। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ कॉपर इंसुलेटेड वायर, ठीक। ये होती है जो वाइंड किया जाता है एक नॉन मेटेलिक फ्रेम, जो रेड से दिखाया है, ठीक। इस पे बाउंड किए जाते हैं, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं, एन लूप्स बनाते हैं, ठीक। तो इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म या किसी और फॉर्म में होता है, जिसको हम जो सॉफ्ट वर्क आयरन होता, ये कोर होता है, ठीक। ये कॉइल बिटवीन द टू सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स में रखा, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इसके बीच में रखा जाता है, ठीक। ये सिलेंड्रिकल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो, इसकी वजह से बनता है रेडियल फील्ड, और जो आयरन सॉफ्ट आयरन कोर है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है कि ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क रहता है, और जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो हमेशा इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो कॉइल का नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हो गया, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ ये जो वायर बनी जाती है टॉर्जन हेड, ठीक। टॉर्जन हेड पे बनी जाती है, जो किसका बना होता है? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। क्यों? इसमें जब ये करंट, इसमें जब ट्विस्ट पैदा होता है तो इसमें मिनिमम ट्विस्ट पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो वायर जाती है, ये किसके साथ? एक टर्मिनल T1, जहां से हम करंट बाहर से देते हैं, ठीक। ये करंट फ्लो होके इस वायर जो ग्रीन से मैंने दिखाया है, ठीक, इसमें होके यहाँ पर एक स्प्रिंग, जिसका भी जो बहुत हल्की होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है, और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की वो भी बनी होती है, और वो यहाँ पर फिक्स होती है। जैसे ये करंट इसमें जाती है तो इस वायर में टॉर्क पैदा होता है, तो ये घूम जाती है। अगर ऐसे है तो ऐसे घूम जाती है, ठीक। बात समझ में आई? तो मिसाल ये डायरेक्शन है, तो मिसाल के तौर पर इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक, ट्विस्ट आ गया इसमें, तो ये इसमें काउंटर टॉर्क पैदा होता है, ठीक। किसमें? क्योंकि ये फिक्स्ड होती है तो इसमें काउंटर टॉर्क पैदा होती है। ऐसे मैं समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पर ये एक बंडी है, तो जैसे हम इसको यहाँ ट्विस्ट करेंगे, ठीक, इस कॉइल में, तो रिटर्न में एक काउंटर ट्विस्ट पैदा होगा, ठीक है ना। तो वही जब इस कॉइल में जब करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से इसमें ये टॉर्क पैदा होता है, तो इस स्प्रिंग में काउंटर टॉर्क पैदा है, यानी रेस्टोरिंग टॉर्क, जो उसको कोशिश करती है वापस ले आने की, ठीक। जैसे हमें स्प्रिंग में भी होता है ऐसे, अगर यहाँ हम इसको यहाँ फोर्स लगा देंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है अपोजिट साइड में, ताकि वो वापस इसको अपनी जगह पे ले जाए। इसी तरह से ट्विस्ट की भी बात होती है, ठीक। तो ये स्प्रिंग की जो ग्रीन से दिखा ये वायर है, तो करंट यहाँ से होके टर्मिनल T2 में जाती है। ये जो सारा अरेंजमेंट है, इसको हम रखते हैं एक केसिंग में, ताकि इसमें एयर की डिस्टर्बेंस से इसमें ये कोई फर्क रीडिंग ऑब्जर्वेशन में ना पड़े, और इसमें लेवलिंग स्प्रिंग्स भी दिए होते हैं। दूसरा होता है पॉइंटर टाइप का, जिसमें ये यहाँ पर मिरर होता है, लैंप एंड स्केल एलिमेंट से उसको मतलब हम रीडिंग्स देखते हैं। लेकिन अगर हम इसी का टॉप व्यू देखें, लेकिन यहाँ पर हम लैंप एंड स्केल मिरर अरेंजमेंट नहीं करते, यहाँ पर हम पॉइंटर टाइप है, ठीक। उसका टॉप व्यू ये है, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक, ये सिलेंडर है। अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में आपको सिर्फ ये नजर आएगा, ठीक। इसमें तो ऐसे तो सारा नजर आएगा, जब टॉप व्यू इसका देखोगे तो आपको सिर्फ ऊपर वाला नजर आएगा। इसी तरह से गैल्वानोमीटर का ये टॉप व्यू है, ठीक। ये आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक का, ये साउथ पोल है, ये इसका पॉइंटर है, ये लीनियर स्केल है, ठीक। ये यहाँ पर स्प्रिंग है जो यहाँ पर हमने दिखाई है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो है ये लाइनें, दीज आर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये जो रेड से बनाई है ये कॉइल है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे, तो टॉप से ऐसी दिखाई देगी, यानी जैसे हमने
इसको जब वाइंड करेंगे ऐसे यहां से, देखिए हमने अगर यहां से वाइंड किया, यहां से वाइंड किया, तो जब टू ऊपर होगा तो हमें सिर्फ ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही दिखाई देगा। क्लियर। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब वर्किंग, ठीक, अब है वर्किंग। Now, when the current passes through the wire of that galvanometer, it experiences a torque. That torque tau is equal to किसके बराबर होता है? M cross B. M cross B मतलब क्या होता है? M is the magnetic dipole moment and B is the applied magnetic field. और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे, tau is equal to M B sin theta. Now, torque is equal to M is equal to किसके बराबर होता है? N I A. Area into current. N है number of turns and B sin theta. Now, as the field is radial, that is sin theta is 90. Theta is 90 degree. So sin 90 degree is equal to 1. तो torque क्या होगा? Maximum that will be NIAB. That is the applied torque, जो यहाँ से अप्लाई होता है करंट की वजह से। क्योंकि अब जब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या होगा? एक रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा जो कोशिश करेगा इसको वापस ले आने की। तो जब तक ये तार में ट्विस्ट होगा तो रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा स्प्रिंग में। जब इक्विलिब्रियम होगा, जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो अप्लाइंग टॉर्क के बराबर। जो रेस्टोरिंग टॉर्क होता है वो रेस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग में आता है, जो कोशिश करता है इस कॉइल को जो टर्न हुई है उसको वापस लेने की, वो होता है के थीटा या के फाई, ठीक। व्हाट इज के? के को हम के इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। तो under equilibrium condition, the applied torque tau or restoring torque are equal. So then what will have? We have tau is equal to tau r, or k phi, ये small k है, ठीक, k phi is equal to n I a b, ठीक, और phi the deflection produced in the coil is equal to n a b k into I, ठीक। Now this n a b into k, that is a constant, and it this is given by 1 by g into I. What is 1 by g? 1 by g जो है 1 by g is equal to n a b by k, और g is equal to n k by NAB। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, NAB। दिस इज कॉल्ड द गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। जी, तो I किसके बराबर? जब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो I विल बी इक्वल टू G phi, ठीक है। और phi और हम ऐसे इस पर phi is directly proportional to current. The deflection produced in the coil is directly proportional to the current, ठीक है ना। तो लीनियर, देयर इज अ लीनियर रिलेशन यहाँ, ये रिलेशन मतलब और कोई चीज नहीं है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना करंट होगा उतनी डिफ्लेक्शन होगी, जितनी कम करंट होगी उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है ना। नाउ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की, ठीक। करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी अगर डिफ्लेक्शन 5 हुआ एक करंट आई से, ठीक, इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। नाउ हमें पता है, अभी हमने निकाला था फाई इज इक्वल टू किसके बराबर निकला था? NAB by K into I।
व्हाट इज एन तो पता है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड के इज ट्विस्ट टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। ठीक, नाउ 5/I किसके बराबर बनेगा, इसको यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/I will be equal to NAB divided by K। ठीक, now to increase the current sensitivity, so how can we current sensitivity मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक गैलोन मीटर है G1, दूसरा है G2, ठीक है ना, इसमें अगर मैंने 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास किया तो इसने मिसाल के तौर पर यहाँ 0 था, यहाँ इसका 0 था, तो इतनी रिफ्लेक्शन इसने दी 1 माइक्रो एम्पियर में, और इस गैलोन मीटर ने मसलन छोटी सी डिफ्लेक्शन दी, इसमें भी यही 1 माइक्रो एम्पियर, तो हम कहेंगे ये सेंसिटिव है ज्यादा, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसकी सेंसिटिविटी कम है। जैसे आपने बैलेंस देखा होगा, जो सुनार की बैलेंस है, ठीक है ना, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है जो कॉमन बैलेंस होती है, क्योंकि अगर मिलीग्राम भी उसमें डाले तो बहुत ज्यादा टर्न होती है, तो हम उसको सेंसिटिव बैलेंस कहते हैं। इसी तरह से गैलोमीटर सेंसिटिव वो होता है जो यूनिट करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम बढ़ा सकते हैं या तो एरिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट सेंसिटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, तो अगर कुछ बढ़ा देंगे तो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो बल्कि हो जाएगा। सो एन को इंक्रीज कर सकते हैं विद सम लिमिट, एरिया बढ़ा सकते हैं लेकिन विद सम लिमिट, क्योंकि अगर ज्यादा एन इंक्रीज करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक यूज करेंगे, और जो के है, के इसको डिक्रीज करेंगे। वो डिक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो वो ये क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम फॉस्फोर, ब्रॉन्ज का जो वहां पर जो स्प्रिंग और वो टॉर्जन हेड में वो जो होती है, तो वो हम इसीलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज इस्तेमाल करके, इसका मिनिमम ये होता है, कम से कम वैल्यू के का होता है। ठीक, सो वी कैन यूज द मटेरियल हुज ट्विस्ट पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज स्मॉल, दैट इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज इस्तेमाल करेंगे, बी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करेंगे, एन इंक्रीज करें विद लिमिट, एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं विद लिमिट, तो उसे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक ना, उसके बाद है गैलोमीटर में वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी पर यूनिट वोल्ट पे कितनी डिफ्लेक्शन होगी। सो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, वोल्टेज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज या वोल्ट, दैट इज phi/V। ठीक, नाउ अभी हमको पता है ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी हमने देखा फाई किसके बराबर निकला था, NAB/K इंटू आई। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी से जब बनानी हो तो इसको डिवाइड करेंगे V से, सो डिवाइड बाई V, तो यहाँ क्या बनेगा, NAB/KI/V, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I is equal to R, I/V is equal to 1/R, so तो phi/V is equal to NAB/K into 1/R। ठीक, तो सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए हमको एन कम करना पड़ेगा। ठीक, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे और के को बड़ा कर देंगे, के को छोटा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट सेंसिटिविटी दोनों वोल्टेज से करंट से बढ़ाने के लिए इट इज बेटर टू हैव के स्मॉल। ठीक है ना, दैट इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज इसीलिए इस्तेमाल, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद देखिए, हमने बताया था अभी एन इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी और एन बढ़ाएंगे। देखिए, अगर हम एन को करेंगे 2n, यानी तार अगर 100 थी अब 200 कर दी, 2n। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी यहाँ n के बदले में 2n, तो करंट सेंसिटिविटी V5 कितना बनेगा, वो दुगना बनेगा 2phi/V। ठीक है ना, क्योंकि n अब 2 आएगा इधर। अच्छा, आपको पता है अगर तार की रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर 1 मीटर है, इसकी जो लंबाई थी n की वो 1 मीटर तार थी। ठीक, तो उसकी रेजिस्टेंस R थी।
अगर मैंने जब नंबर ऑफ टर्न्स 2 किया तो तार की लंबाई भी दुगनी हो गई, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2r। तो अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ठीक है ना, हमें पता चलता है कि दुगना होगी, लेकिन ये r भी दुगना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो 2 होगा इसके साथ भी 2s होगा। अगर मैंने 2n कर दिया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली 2r हो जाएगी, तो 2r विल कैंसल, सो देयर विल बी नो चेंज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द this voltage sensitivity by increasing the number of this, ठीक है ना। So it means that the factors which increase the current sensitivity may or may not increase the voltage sensitivity, but definitely this factor B will definitely increase both current and this current sensitivity as well as voltage sensitivity, or K will also increase voltage as well as current sensitivity by decreasing it, that is we use phosphorus bronze, okay। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। हमें पता जब करंट कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड में होती है उसमें टॉर्क क्या पैदा होता है, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर ये थीटा जो है, साइन का जो मतलब ग्राफ होता है वो कैसे होता है, वो लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हमें डिफ्लेक्शन यहाँ आएगी, मतलब टॉर्क कुछ है 30 डिग्री पे, तो अगर ऑब्जर्वेशन हमें 30 डिग्री मतलब पॉइंटर होगा, ठीक, पॉइंटर ने दिखाया 1 जब 30 डिग्री डिफ्लेक्शन थी। अब अगर मैं 60 कर लूं, 60 डिग्री मिसाल 30, पहले 30 कितना होता है, 30 होता है 1/2 एंड ये होगा आई ए बी साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो टॉर्क होगा इतना, ठीक। और करंट क्या होगी, करंट होगी 2 टाउ एन ए बी, ठीक है, ये होगा। अब अगर हमें देखिए करंट का वैल्यू इसको मान लेते हैं हम मिसाल के तौर पर, चलो हम मान लेते हैं इसको 1, ठीक है ना भाई, इतनी करंट 1 है। अब हमने मिसाल के तौर पर अब 30 ने अब 60 डिग्री कर लिया, तो 60 डिग्री पे डिग्री के हिसाब से दुगना डिफ्लेक्शन होना चाहिए। जरा हम देखें वैल्यू ऑफ 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो तब करंट आई डैश क्या आएगी, वो टॉर्क कितना होगा, मिसाल के तौर पर टी डैश, दैट विल बी इक्वल टू एन, लेट अस से आई डैश है तब करंट, ठीक है, ए बी साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा 2 टाउ डैश एन ए बी बाई √3 दैट इज आई डैश। ये तो 2 टाइम्स नहीं है, इसके 2 टाइम्स नहीं है क्योंकि इसको √3 आएगा। तो लीनियर स्केल बनाने के लिए तो हमें तो 60 डिग्री अगर डिफ्लेक्शन है तो करंट 2 आनी चाहिए थी, यानी तो हमारा पॉइंटर 2 पे होना चाहिए था, लेकिन ये 2 पे नहीं होगा, किसी और पे होगा। तो यानी अगर हमें उसका मतलब है कि अगर 1 माइक्रो एम्फियर है मिसाल के तौर पर करंट, तो अगर यहाँ उसकी ये हमारा पॉइंटर रखा गैल्वानमीटर का, ठीक, तो अगर 2 माइक्रो एम्फियर है तो वो 2 इतना दूर नहीं रहेगा, मिसाल के तौर पर यहाँ रहेगा 3 पे, जब 3 माइक्रो एम्फियर होगी इतनी ही रहेगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन लीनियर है, तो ये लीनियर स्केल नहीं है। तो इसको लीनियर बनाने के लिए हमारी डिफरेंस जो गैल्वानमीटर आप देख, हमारी 1 वोल्ट के लिए मिसाल के तौर पर 1 एम्फियर के लिए मिसाल के तौर पर इतनी आई, तो 2 के लिए कितनी आएगी, इतना ही सेम डिफरेंस। 3 कितने 1 2 3, तो पॉइंटर ए के लिए इधर इक्वल डिफ्लेक्शन पर यूनिट ये जो करंट है, ठीक है ना। तो ये आना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको लीनियर नहीं रखेंगे, ये साइन थीटा ही रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा नॉन लीनियर है, तो डिफ्लेक्शन भी नॉन लीनियर होगी। पर यूनिट करंट जब इंक्रीज होगी तो डिफरेंट डिफ्लेक्शन आएगी, तो उससे रीडिंग जो है वो ऑब्जर्व करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग द फील्ड रेडियल, ओके। रेडियल का मतलब क्या होता है, सपोज वी हैव अ सर्कल हियर, उसका सेंटर ये है, उसकी रेडियस ये है, ठीक। तो रेडियस यहां से भी होगी, यहां से भी, हर एक पॉइंट से जो होगी, तो जो भी चीज इसके अलोंग चले उसको कहेंगे रेडियल। जो रेडियस के अलोंग चले, चाहे फील्ड लाइन हो जो भी हो, जो रेडियस के अलोंग चले उसको कहते हैं रेडियल, ठीक। और
अब जब बाहर निकले तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाए, ठीक। तो उसको कहते हैं हम रेडियल। तो अगर फील्ड लाइन तो रेडियल फील्ड कहेंगे। रेडियल फील्ड में देखिए जो कॉइल का, ये कॉइल सपोज है, ठीक है ना, जो उसमें लगी है उसका टॉप, उसका एरिया ये है, ठीक। एक कॉइल लूप का एरिया। नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है, so magnetic field and coil lie in same plane, magnetic field and coil lie in same plane। और या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B एंड इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा कॉइल का, ऐसे एरिया वेक्टर A मेक एन एंगल 90 डिग्री, ठीक। सो sin 90 will be 1। So if we say magnetic field and the plane of coil are in same direction, then angle has to be taken 90, not 0। Angle is 90, or we may say the area vector is perpendicular to magnetic field। अब ये कैसे अचीव होता है? ये अचीव होता है जो हमने इसमें कॉनकेव पोल्स बनाए थे, ये कॉनकेव, ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया था, ठीक, या कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट, ठीक। अब देखिए वो प्रोड्यूस करता है रेडियल फील्ड। तो मैंने बताया रेडियल क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन एक बात इससे पहले कि देखो अगर रेडियल होगा, मिसाल कोई मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ गई, मिसाल के तौर पर नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहां से भी आ गई, देखिए ये क्रॉस करते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं लाइनें, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो होता क्या है, मिसाल के तौर पर ये सेंटर है इसका। अब अगर यहां से लाइन निकली, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो इट शुड अपियर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर। यहां से आई तो यहां स्ट्राइक, लेकिन चलो हम मान, चलो एक आ गई, तो दूसरी जो यहां से मिसाल के नीचे वाले साइड, मतलब लोअर स्पेस से आएगी, लोअर एंड से आएगी, तो ऐसे, तो यहां क्रॉस करनी चाहिए, तो दिखनी चाहिए यहां, तभी हम कहेंगे रेडियल, क्योंकि रेडियस से होता है, क्योंकि इसकी रेडियस है, ठीक। लेकिन क्रॉस तो नहीं करेंगी, यहां क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि मना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करना। तो ऐसे होता है यहां, ठीक है, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, तो अपियर तो होगी ये रेडियस साइड, लेकिन ऐसे ऐसे होता है, सेंटर वाली ऐसे चली जाएगी, ठीक। इसी तरह से और भी लाइनें आएंगी, इसी तरह यहां से भी, ठीक। तो ये हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कॉनकेव शेप ऑफ दीज मैग्नेट्स, ओके। नाउ ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या इसमें हम आयरन कोर डालते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, जो मैंने बताया आपको। तो इसमें होता है एक सिलेंड्रिकल, या ये जो टॉप व्यू दिखाया तो ऐसे कोर दिखाया, ठीक है ना। तो ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर की, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। तो आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द मैग्नेटिज्म। यानी ये क्या करता है, अगर फील्ड लाइनें हैं तो ये इनमें अट्रैक्ट करता है, अपने में से पास करता है मैक्सिमम लाइंस ऑफ फील्ड, उनको फेरोमैग्नेट कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जो आगे आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज में। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, वो भी अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक उसको डायमैग्नेटिक रिपेल करती है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेट होते हैं वो लाइनों को मैक्सिमम अपने पास में से जाने देते हैं। उसका मतलब होता है उनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में जो होती है वो वेरी स्ट्रांग होती है, ठीक। इसीलिए इसको ये जो है सॉफ्ट आयरन कोर बनाया जाता है, ठीक। तो ये स्ट्रांग बनाएगी। दूसरा, जब ये मैग्नेटिक लाइन, अब तो बीच में ये काट रही है लाइनों को, है ना। अब क्या होगा, जब ये लाइन यहां से जाएगी, ये वाली लाइन जब टच करेगी किसको, इस सॉफ्ट कोर को, तो यहां पर जो सरफेस पे होगी ये परपेंडिकुलर होगी। ये हमें दिखाऊंगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई तो ये जो साइड बनता है सरफेस का, ये बनता है साउथ पोल। ये क्या बनता है, ये नॉर्थ पोल से आ रही है यहां से, तो ये साउथ पोल बन गया। अब ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है परपेंडिकुलर लाइन जो होगी सरफेस को, वो कहां से जाती है, आपको पता है 10th में आपने पढ़ा होगा। अगर ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे। तो ये कहां, अगर ये टेंजेंट यहां डालेंगे तो ये किस में जाए, किस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो ये भी इसको सेंटर की तरफ ले आता है, ठीक है ना। तो सेंटर की तरफ ले आता है, तो इसी तरह से इसको सेंटर की तरफ, तो ये नेगेटिव बन गया, ये सॉरी जो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल बन गया। अब जब यहां से आएगी तो ऐसे चली जाएगी। अब
ये क्या बनेगा, ये बनेगा नॉर्थ पोल। ठीक, तो अब यहां से निकलेगी ऐसे, तो ये यहां पर दूसरा जो ये दूसरा साइड है यहां पर जाएगी तो साउथ पोल पे जाएगी। देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, तो ऐसे चली जाएगी। यहां से अगर कोई लाइन आएगी तो नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ बनेगा, फिर ऐसे चली जाएगी, ये बनेगा फिर से नॉर्थ, ये बनेगा ऐसे साउथ। तो अपीयर कैसे हो रही है, जैसे रेड सेंटर से ये आ रही है ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये है हाउ दिस फील्ड इज मेड रेडियल। अब लास्ट जो पॉइंट है, अब जब कॉइल है, ठीक है ना, तो अगर मिसाल के तौर पर ये तो 2 लाइनें में बताई, ये इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन्स है, बहुत सारी लाइन्स है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो यहां से ऐसे, यहां से, ठीक, तो ये यहां बहुत सारी लाइनें हैं। अब अगर ये कॉइल है, यहां पर देखिए ये जो, ये देखो ये कॉइल है। ठीक, तो अगर कॉइल ऐसे है, देखिए ये कॉइल, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, प्लेन इस डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन है, ठीक, तो ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। अब देखिए मिसाल के तौर करंट इसमें आ गई, अब कॉइल इस डायरेक्शन में आ गई, ट्विस्ट होके इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी यहां से भी आएंगी, तो यहां से भी आएंगी। ठीक, तो वो क्या होंगे, अगेन परपेंडिकुलर, या इसको थोड़ा और दिखाता हूं, ऐसे मिसाल के तौर पर इस डायरेक्शन में आ गई कॉइल, तो ट्विस्ट की वजह से इस डायरेक्शन। देखिए यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो यहां से भी होगी, वो भी अगेन सेम प्लेन में होगी। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कुछ भी हो, जो ये हमेशा ये जो एरिया जो कॉइल का है वो इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा। सो हमेशा जो थीटा होगा 90 डिग्री रहेगा, एंड हेंस जो टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एन आई ए। ठीक है, देखिए डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या है, इट इज दैट गैल्वानोमीटर इन विच द कॉइल इन डिफ्लेक्टेड स्टेट कम्स टू रेस्ट एट वंस आफ्टर द पैसेज ऑफ करंट through it and attains its initial position of rest at once if the current is switched off। यानी अगर करंट इसमें डालेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, तो एक ही जगह ये ज्यादा ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक, तो एट वंस रेस्ट पे आएगा। तो अगर स्विच ऑफ करेंगे एट वंस ये 0 पे आ जाएगा। ठीक, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, इसको कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर। तो ये कैसे इसको अचीव करते हैं, डेड बीट गैल्वानोमीटर कैन बी अचीव्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन कंडक्टिंग फ्रेम। कंडक्टिंग फ्रेम में उसको वाइंड करेंगे। कंडक्टिंग फ्रेम में क्या होती है, एडी करंट्स पैदा होती है, एडी currents। ठीक है ना, eddy currents are set up in metallic frame which produce dampening effect on the coil and coil comes to rest। जो कॉइल में एडी करंट्स, जो अपोजिट करंट्स होते हैं, वो उसमें डैम्पिंग करती है, स्लो डाउन करती है, ताकि वो ये जो पॉइंटर है एकदम से रेस्ट पे आ जाए।